मैं अपने साथियों से लंबे समय से ऐसी बातें सुनता आ रहा था कि युवा पत्नी के साथ जीवन में कई लाभ मिलते हैं। जैसे वह भय और संकोच के कारण कम बोलती है, दुनिया की ज्यादा जानकारी न होने से आसानी से ढल जाती है, पति की हर आज्ञा का पालन करती है, उसका मन अभी कच्चा होता है और वह अपने जीवन साथी से हमेशा सशंकित रहती है। इसके विपरीत अधिक आयु वाली पत्नियां कई समस्याएं पैदा करती हैं। जैसे वे ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं, घर में कलह मचाती हैं और पूरे परिवार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं। इन सब सलाहों से प्रभावित होकर मैंने तय किया कि मैं भी कम आयु वाली लड़की से विवाह करूंगा। इसलिए मैंने अपनी माता से कहा कि मुझे युवा लड़की से ही शादी करनी है, आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खोजे। मेरी बात पर माँ ने मुझे घूरा और कहा कि कितनी बेशर्मी वाली बात कर रहा है, ऐसी छोटी उम्र की लड़की घर कैसे संभालेगी? उचित आयु वाली लड़की आएगी तो घर और तुझे दोनों को संभाल लेगी। लेकिन मैंने माँ की कोई न सुनी। मैंने कहा कि शादी करनी है तो युवा लड़की से, वरना नहीं करूंगा। मेरी उम्र 30 वर्ष हो चुकी थी, मुझे जीवन साथी की जरूरत थी, वह भी कम उम्र वाली। मैं घर का इकलौता पुत्र था, इसलिए माँ को मेरी जिद माननी पड़ी और उन्होंने मेरे लिए ऐसी लड़की तलाशनी शुरू की। जल्द ही एक लड़की मिली जो मुझे और माँ को पसंद आई। उसकी उम्र मुश्किल से 16-17 वर्ष होगी। नाम जानवी था। फिर शीघ्र ही विवाह हो गया। आज मेरी शादी का दिन था और मेरी दुल्हन सुहागरात के बिस्तर पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अत्यधिक प्रसन्नता में कमरे में प्रवेश किया, जहां मेरी नवविवाहिता जानवी बैठी थी। जानवी बेहद सुंदर थी। उसकी सौंदर्यता देखकर मैं आश्चर्यचकित और आनंदित दोनों था। मैं अपनी हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करते हुए उसके समक्ष बैठ गया। काफी देर तक मैं उसके रूप को निहारता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मुझे कितनी युवा और आकर्षक पत्नी मिली है। वह बहुत निर्दोष दिख रही थी। इससे पहले मैंने जानवी को सिर्फ चित्र में देखा था, लेकिन वास्तविकता में वह और भी अधिक मनमोहक थी। मैंने महसूस किया कि उसके अंग कांप रहे थे। वह बहुत भयभीत थी और उसे डरा हुआ देखकर मुझे संतोष हो रहा था। मेरे साथियों की सिखाई हुई बातें मेरे मन पर हावी थीं। उन्होंने कहा था कि पत्नी की अधिक प्रशंसा मत कर। पहली रात ही उसे इतना भयभीत रख कि वह तुझ पर प्रभुत्व न जमा सके, वरना बाद में तू उसे संभाल नहीं पाएगा। मैं इन सब पर अमल कर रहा था, इसलिए जानवी को भयभीत देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वह पहले से ही डरी हुई है। इस डरी लड़की को और अधिक डराना चाहिए। ये विचार आया तो मैंने अपने मोबाइल पर 2 मिनट का अलार्म लगाया। 2 मिनट बाद रिंग बजी। मैं फोन लेकर कमरे के एक कोने में गया और किसी से क्रोधित होकर बात करने लगा। मैं गुस्से में बोला कि आज मेरा विवाह है और तुम्हें यही मौका मिला बुरी सूचना देने का। तुम्हें पता नहीं मैं कितना क्रोधी हूं। लोगों की बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और जब मुझ पर गुस्सा आता है तो मैं सामने वाले को नहीं देखता। जो अपनी भलाई चाहे वह मेरे सामने जुबान न चलाए। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे उपदेश दे रहे हो। कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सुधारूंगा। तुम्हें सीधे नौकरी से हटा दूंगा, क्योंकि मेरे यहां गलतियों की क्षमा नहीं और तुमने भूल की है, इसलिए तुम्हारी सजा यही है कि नौकरी छूटे। जो बातें मैं अपनी पत्नी को समझाना चाहता था, वे सब मैंने फोन पर किसी अन्य को कहकर उसके कानों तक पहुंचा दी। फिर उसके पास गया और मुंह दिखाई की अंगूठी दी। उसने मेरे हाथ से लेकर मेज पर रख दी। उसकी यह हरकत मुझे बुरी लगी। मैंने कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियां अच्छी नहीं लगती। उसकी बात से मुझे क्रोध आया, लेकिन मैं इतनी सुंदर रात को खराब नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था। मेरी पत्नी ने हाथ झटक लिया और उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसे असहनीय गर्मी लग रही हो। उसके अंग डर से थरथरा रहे थे। मैंने अभी कुछ कहा नहीं था कि वह भय से मूर्छित हो गई। उसे बेहोश देखकर मैं बहुत व्याकुल हुआ कि अब क्या करूं। अगर बाहर बताऊं कि दुल्हन पहली रात ही बेहोश हो गई तो लोग गलत अर्थ निकालेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहूंगा। ये सोचकर मैं और चिंतित हुआ। फिर मैंने खुद से उसे होश में लाने की कोशिश की। चेहरे पर पानी छिड़का, हिलाकर जगाने का प्रयास किया,
जब नहीं जागी तो मैं कमरे में घूमने लगा और सोचने लगा कि यह मुसीबत किसके सामने रखूं। मेरे माता पिता तो पहले से बड़ी उम्र वाली लड़की चाहते थे ताकि घर संभाल सके। माँ कहती थी कि 16-17 साल की क्या करेगी। माँ चाहती थी कि बहू समझदार, व्यवस्थित और घर चलाने वाली हो। लेकिन मैंने सबकी इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी की और युवा लड़की से विवाह किया। अब अगर बताऊं कि वह बेहोश है तो सब मेरा उपहास करेंगे कि युवा लड़की से शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। जब पूरा 1 घंटा बीत गया और वह नहीं जागी तो मैंने एक मित्र को कॉल किया और सब बताया। मेरी बात पर मित्र जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते गिर पड़ा। उसकी हंसी मुझे और क्रोधित कर रही थी। मैंने कहा कि हंसने का समय नहीं, मुझे सहायता चाहिए। मैं घर वालों को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वे जाग जाए। मुझे ठंड में भी पसीना आ रहा था। मेरे मित्र की पत्नी चिकित्सक थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया कि शायद मदद मिले। मित्र ने कहा कि चिंता मत कर, मैं अपनी पत्नी को तेरे घर ला रहा हूं। उसकी बात से मैं और व्यथित हुआ क्योंकि विवाह समाप्त हो चुका था। मेहमान चले गए थे, घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे और अगर वह आए तो सब सोचेंगे कि दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं खुद पर क्रोध करने लगा कि क्यों अनावश्यक मदद मांगी। लग रहा था कि मैं बुरी तरह फंस गया हूं और लाभ की जगह हानि होगी। मैंने साफ मना किया कि अपनी पत्नी को मत लाना, मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, मुझसे प्रश्न होंगे। उसने कहा, ठीक है, व्याकुल मत हो, मैं फोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूं। मित्र की बात ठीक लगी और मैं उसकी चिकित्सक पत्नी से बात करने लगा। जानवी को जागृत करने के उपाय पूछने लगा। मित्र की पत्नी ने कहा कि जानवी के पैरों की मालिश करो और कंबल ओढ़ाओ, क्योंकि सर्दी है, इससे गर्मी मिलेगी और वह जाग जाएगी। उसकी सलाह पर मैं वैसा करने लगा, लेकिन फिर भी वह नहीं जागी। मित्र पीछे बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी तरीके बता रही थी। मैं बहुत व्यथित था, इसलिए अचानक बोला कि जानवी जाग गई है। वास्तव में मैं इस स्थिति से इतना त्रस्त था कि झूठ बोलना पड़ा कि जानवी होश में आ गई, जबकि वह अभी तक बेहोश थी। मैंने उनका आभार माना और कॉल काट दिया। व्याकुल होकर मैंने सिर हाथों में थाम लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी दृष्टि मेज पर रखी दवा की बोतल पर पड़ी और उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह नींद की दवा थी। बोतल से कुछ दवा मेज पर गिरी थी और जिस गिलास से जानवी ने पानी पिया था उसमें भी दवा लगी थी। मतलब मेरी पत्नी ने जानबूझकर बेहोशी की दवा ली थी और स्पष्ट है कि दवा को प्रभाव दिखाने में समय लगा होगा। जितनी देर मैं बात कर रहा था उतनी देर में दवा ने काम किया और वह मूर्छित हो गई। और अगर उसने दवा ली थी तो कोई उसे जगा नहीं सकता था। मैंने अपनी पत्नी को आश्चर्य से देखा। मुझे तो बहुत निर्दोष लगी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी। मुझे पूरी रात निद्रा नहीं आई। सोच सोच कर मस्तिष्क फटने लगा कि यह सब क्या है। मेरी पत्नी ने अपनी सुहागरात में खुद को बेहोश क्यों किया? क्या वह मेरे साथ समय नहीं बिताना चाहती? क्या मैं उसे अच्छा नहीं लगता? पूरी रात मैं इसी दुविधा में रहा। सुबह करीब 5 बजे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं आधा घंटा पहले ही सोया था। बैठे बैठे आंख लग गई थी। मैंने बाहर देखा तो माँ खड़ी थीं। उन्हें देखकर मैं चकित हुआ। इस समय घर में कोई नहीं जागता था। माँ भी इतनी सुबह नहीं उठती और आज कोई रस्म भी नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बाकी रस्में एक दिन छोड़कर करे। विवाह के कार्यों से बहुत थकान हुई थी। माँ बोली कि तुम अभी तक उस कमरे में क्या कर रहे हो, बाहर आओ। मैं आश्चर्य से माँ को देखने लगा। कहा कि माँ, मेरा विवाह अभी हुआ है, ये मेरा कमरा है, अगर यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ? माँ बोली कि हमारे कुल में रिवाज है कि विवाह की पहली रात दूल्हा दुल्हन ज्यादा देर तक उस कमरे में नहीं रहते। सुबह से पहले बाहर आना चाहिए, वरना अशुभ होता है। माँ की बात से मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि माँ, आज के युग में भी शुभ अशुभ के फेर में पड़ी हो। माँ ने मुझे कड़ी फटकार लगाई। मजबूरन मैंने कहा, ठीक है चलते हैं। माँ ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई कार्य है। मैंने कहा, आपको दुल्हन से क्या काम? जो बाद में न हो सके वह सो रही है। मैं नहीं चाहता था कि माँ को पता चले कि पत्नी बेहोश है, क्योंकि वे समझेंगी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ।
माँ बोली कि पागल, विवाह तो किया, लेकिन कुछ आवश्यक बातें हैं जो दुल्हन से पूछनी है। मैं वहीं पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे मन में क्या भर गया जो इतनी युवा लड़की से विवाह किया। बड़ी उम्र वाली होती तो कुछ समझ होती। अब युवा आई है तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जाकर जांचो ठीक है या नहीं। इतना तो मैं बालक नहीं था कि माँ का अर्थ न समझूं। मैं समझ गया, लेकिन जब वह पहले ही मूर्छित हो गई तो इस बात का क्या मतलब। मैंने माँ को कई बहाने बनाए कि मेरे साथ चलो, मुझे वस्त्र बदलने हैं, पता नहीं कहाँ हैं, मुझे भूख लगी है, नाश्ता बना दो, सिर दर्द कर रहा है, कॉफी बना दो। मेरे बहाने माँ को और संदेह में डाल रहे थे। माँ ने मुझे धक्का देकर अंदर गई। मैं कमरे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे अस्पताल में ऑपरेशन कक्ष के बाहर कोई खड़ा हो और जानता हो कि बुरी खबर मिलेगी। थोड़ी देर बाद माँ बाहर आई तो मुझे आश्चर्य से देखने लगी और बोली कि तू अभी तक यहाँ खड़ा है। फिर अचानक कंधे पर थपथपाकर कहा कि तेरी पत्नी पूरी तरह ठीक है। मैं व्यर्थ संदेह कर रही थी। माँ के मुंह से यह सुनकर मैं स्तब्ध हुआ कि माँ ने कैसे जांचा कि पत्नी ठीक है या नहीं, जबकि मैंने तो उसे स्पर्श भी नहीं किया था। मैं कमरे में गया तो दृश्य देखकर चकित हुआ। जाह्नवी के बिखरे बाल, फैली लिपस्टिक रात की अलग कहानी सुना रहे थे। शायद जाह्नवी की यह दशा देखकर माँ संतुष्ट हुई, लेकिन मेरा तो सारा चयन खो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। मेरी पत्नी थोड़ा हिल रही थी, यानी होश आ गया था, लेकिन मैं जाह्नवी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना क्रोधित हुआ कि कमरे से बाहर चला गया और पूरे दिन उससे बात नहीं की। रात को आकर चुपचाप सो गया। हालांकि मैंने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि रात क्या हुआ था। घर में सब यही चर्चा कर रहे थे कि दोनों प्रसन्न हैं, लड़की बढ़िया है। हमारा निर्णय सही साबित हुआ। विवाह की सारी रस्में सकुशल संपन्न हुई। रात जब कमरे में आया तो पत्नी ने कहा कि आपके लिए भोजन सजा दूं। माँ ने कहा था कि हम साथ खाएं। मैंने कहा कि साथ खाने की क्या आवश्यकता, बाहर सजा दो, मैं आकर खा लूंगा। जाह्नवी बोली कि नहीं, माँ कह रही थी कि साथ भोजन से स्नेह बढ़ता है। मैंने पत्नी को घूरा और कहा कि तुम मेरे सामने प्रेम की बातें मत करो तो बेहतर। तुमने मुझे छला है, मैं तुम्हें बहुत सरल समझता था, लेकिन इस सरल चेहरे के पीछे इतना बड़ा रहस्य है, मुझे पता नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या करूं। घर में किसी से कह भी नहीं सकता। यह मेरी प्रतिष्ठा का मामला है। मजबूरी में तुम्हें साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी। मैंने तुम्हारे बारे में कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने सब चूर कर दिए। बताओ तुमने ये सब क्यों किया? हमारे बीच रात कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुमने माँ के सामने ऐसा दिखाया जैसे सब हो चुका हो। इससे तो माँ की नज़र में तुम अच्छी बहू बन गई, और अगर मैं माँ को सच्चाई बताऊं तो मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि विवाह का निर्णय मेरा था, घर वालों का नहीं। तुमने पहली रात मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने बेहोशी की दवा क्यों ली? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या इसलिए ली ताकि मेरा चेहरा न देखना पड़े? बताओ, किसके प्रति वफादारी निभा रही हो? किसे दिल से नहीं निकाल पाई हो? मेरी बात पर जाह्नवी जोर से रोने लगी। बोली, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा, ठीक है, बोलो क्या है। वह थोड़ी देर मौन रही, फिर रोते हुए बोली कि मैं नहीं बता सकती, मुझे लज्जा आती है। मैं आश्चर्य से जाह्नवी का चेहरा देखने लगा। सिर पीट लिया। विचित्र लड़की है, खुद कहती है सुन लो और खुद कहती है लज्जा आती है। सिर हाथों में थामे बैठा था। मन में सोचा कि युवा लड़की लाओ और अब सहन करो। मैं जाह्नवी को रोती छोड़ गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। घर में अभी कुछ रिश्तेदार ठहरे थे। जाह्नवी सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे हम में गहरा प्रेम हो। हमें इतना निकट देख रिश्तेदार आपस में कहते कि तुम्हारे पुत्र बहू में तो बहुत स्नेह है, ईश्वर उनकी जोड़ी बनाए रखे। और उनकी बातें सुन माँ गर्व से कहती कि हाँ, आखिर पुत्र किसका है। मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि पत्नी से प्रेम से रहे। मैं सामान्य सासों जैसी नहीं जो पुत्र बहू में झगड़ा करवाए। सब मुझे भाग्यशाली मान रहे थे, जबकि वास्तविकता उलट थी। हमारी शादी को 7 दिन हो चुके थे और मैंने जाह्नवी को स्पर्श भी नहीं किया था। अब मुझे लगने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे समझदार लड़की से विवाह करना चाहिए था।
कम से कम जीवन ऐसा न होता। अगर उसे कोई समस्या होती तो खुलकर बताती। अब तो कभी कभी सोचता कि माँ को सब बता दूं, लेकिन रुक गया, क्योंकि माँ मुझे ही ताना देंगी कि युवा दुल्हन लाओ, अब खुद संभालो। और माँ जो सिर ऊंचा कर चल रही हैं, उनका सिर झुक जाएगा। रात जब कमरे में गया तो जानवी दर्पण के सामने बाल संवार रही थी। जानवी को देख मेरा हृदय अनियंत्रित होने लगा। मैं खुद को रोक न सका और जानवी को पीछे से आलिंगन में ले लिया। इतना करते ही जानवी इतना डर गई जैसे सिंह ने पकड़ा हो, और जोर से रोने लगी। एक पल तो मन किया कि रोए तो रोए, आज मैं उससे भरपूर प्रेम करूंगा, लेकिन वह इतनी सुबक सुबक कर रो रही थी जैसे उस पर अत्याचार हो रहा हो। और उसे ऐसा रोता देख मेरा मन नहीं करता कि उसके निकट जाऊं। मानता हूं जानवी बहुत सुंदर है, लेकिन मैं भी कम नहीं, मैं भी आकर्षक हूं। फिर पता नहीं जानवी मुझसे इतना दूर क्यों भागती। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि जानवी किसी अन्य से प्रेम करती है और मुझसे विवाह नहीं चाहती थी। शायद उसके घरवालों ने जबरन कराया, और यह सोचकर हृदय दुखी हुआ। मैं जानवी से प्रेम करने लगा था। उसकी सरलता से, सौंदर्य से मेरे मन में उसके लिए भावना उभरने लगी थी। वह इतनी प्यारी, इतनी कोमल थी कि जब सुबकती तो मन करता कि उसे सीने से लगा लूं और कहूं कि सब भय संदेह निकाल दो, मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि संभाल न पाओगी। लेकिन जानवी मुझे मौका कहाँ देती। मैं दिल मसलकर रह गया। फिर मैंने अपनी समस्या किसी अन्य की समस्या बताकर एक व्यक्ति के सामने रखी, जो न रिश्तेदार था न मित्र। उसने कहा कि कुछ लड़कियां बहुत सरल होती हैं, उन्हें स्नेह की आवश्यकता होती है, अगर प्रेम से व्यवहार करो तो धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। लेकिन जानवी पर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मैं उसके साथ बहुत स्नेह से पेश आता, दिन भर वह हंसकर जवाब देती, लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे भागती जैसे मैं उसे निगल जाऊंगा। एक दिन मैंने जानवी से पूछा कि बस एक बात का उत्तर दो, उस रात तुमने खुद को बेहोश क्यों किया? मेरी बात पर जानवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे घृणा करें। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरे निकट आएं, वरना आपको मुझसे घृणा हो जाती, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे घृणा करें। जानवी की बात से मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि तुम्हारे निकट आने से घृणा कैसे हो सकती? तुम मेरी पत्नी हो, हम जितना निकट होंगे उतना प्रेम बढ़ेगा, घृणा कैसे? वह बोली, मेरे घरवालों को आपके घरवालों से छल नहीं करना चाहिए था, उन्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर आप सोच रहे कि मेरी जिंदगी में कोई अन्य युवक है, तो ऐसा नहीं। मैं चाहकर भी किसी युवक को जीवन में शामिल नहीं कर सकती। ये विचार मन से निकाल दो कि मेरे हृदय में कोई युवक है। जानवी की बात से मुझे प्रसन्नता हुई कि उसके जीवन में कोई अन्य नहीं, लेकिन उसकी अगली बात से बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जारी रखा कि मुझे विवाह ही नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो गया। जानवी की बातें मुझे उलझा रही थीं। मैंने कहा, जो कहना है स्पष्ट एक सांस में कह दो। जो समस्या है मैं हल करने का प्रयास करूंगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे बता सकती हो, लेकिन कृपया मुझे और व्यथित मत करो। मैं बहुत व्यथित हूं, और एक बात मन में बिठा लो कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। अब तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊंगा, इसलिए भरोसा करो और समस्या बताओ। फिर जानवी ने ऐसी बात कही जिससे मेरी आत्मा थर्रा गई। जानवी बोली कि मुझे जन्मजात एक ऐसी व्याधि है जो कुछ लड़कियों में होती है। मुझे आज तक कभी मासिक धर्म नहीं हुआ। मेरी माँ मुझे चिकित्सक के पास ले गई। चिकित्सक ने कहा कि तुम्हारी पुत्री कभी माँ नहीं बन सकती, और साथ ही कहा कि पुत्री का विवाह मत करो, क्योंकि वह माँ न बनने के अलावा पति को शारीरिक आनंद भी नहीं दे सकेगी। शायद माँ चिकित्सक की बात मान लेती, लेकिन पता नहीं किसने माँ को समझाया कि इस व्याधि का उपचार है, और फिर लोभ में या बोझ उतारने के लिए माँ ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। लेकिन मुझे क्षमा करो, इसमें मेरा दोष नहीं। मैंने माँ से बहुत मना किया कि विवाह मत करो, लेकिन वे नहीं मानी। इसलिए उस रात मैंने खुद को बेहोश किया, क्योंकि रूगोनी मेरे निकट आते तो निराशा के अलावा कुछ न मिलता। इतना कहकर जानवी रोने लगी, बोली कि वो जीदाओं में आपको कोई सुख नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी दिल के वश हो गई और तुमसे प्रेम कर बैठी। सोचा थी कि तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी,
लेकिन दिल के आगे मजबूर हो गई। मन करता है पूरी जिंदगी तुम्हारी आगोश में बीते, लेकिन वो जीदाओ ये संभव नहीं। आप मुझे त्याग सकते हैं और पसंद की अन्य लड़की से विवाह कर सकते हैं। आप बहुत नेक हैं जो इतने दिन मेरी इज्जत रखी, ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जानवी की बातें एक एक कर मेरे सिर पर विस्फोट कर रही थीं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सुंदर लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। जानवी के दूर जाने के विचार से ही हृदय में पीड़ा हुई। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। कुछ दिनों में मुझे जानवी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन यह जानकर खुशी हुई कि जानवी मुझसे प्रेम करती है। अगले दिन मैं जानवी को एक योग्य चिकित्सक के पास ले गया और सब बताया। चिकित्सक ने कहा, हाँ, कुछ लड़कियों में यह व्याधि होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे कभी मां नहीं बन सकती या शारीरिक संबंध के योग्य नहीं। इसका उपचार संभव है, लेकिन महंगा और लंबा है। आपकी पत्नी को लंबे समय दवाएं लेनी होंगी और एक छोटा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद वह स्वस्थ हो जाएगी। बस आपकी पत्नी को आपके प्रेम और विश्वास की जरूरत है। आज देश इतना विकसित है, लेकिन ऐसी व्याधि पर आज भी पिछड़ा है। खुलकर चर्चा नहीं होती और लड़की को दोषी ठहराया जाता है। लड़की खुद को दोषी मान लेती है। चिकित्सक ने कहा कि शायद इसलिए तुम्हारी पत्नी इतनी भयभीत थी और तुम्हें निकट नहीं आने देती। ऐसी व्याधि वाली लड़कियां कभी कभी मानसिक रोगी भी बन जाती हैं। इसलिए पत्नी का बहुत ख्याल रखो। बताओ कि सब सामान्य है और वह शीघ्र ठीक हो जाएगी। दुनिया में वह अकेली नहीं, न जाने कितनी ऐसी हैं। घर आकर मैंने जानवी को आश्वासन दिया कि वह जल्द स्वस्थ हो जाएगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का अनुभव कर रहा था। मैंने जानवी का पूरा ध्यान रखा। जो हुआ उसमें जानवी का दोष नहीं था। मैंने जानवी से कहा कि यह बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और जितना खर्च लगे करूंगा। अब हम किसी बहाने चिकित्सक के पास जाने लगे। धीरे धीरे मेरे प्रेम और दवाओं से जानवी स्वस्थ हो रही थी। चिकित्सक ने एक छोटा ऑपरेशन भी किया। इस बीच मैंने घर में एक नौकरानी रख ली जो सारे कार्य करती, और जानवी ने स्वास्थ्य खराब का बहाना बनाकर 2 सप्ताह विश्राम किया और वह ठीक हो गई। हमारी शादी को 6 माह हो गए हैं। जानवी अब पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन मैं उसे थोड़ा और समय देना चाहता हूं। जब तक वह खुद सहज न हो, तब तक मैं उसे व्यथित नहीं करना चाहता। लेकिन एक रात जब जानवी ने खुद फैलकर मेरे अधरों पर अपने अधर रखे तो मैं खुद को रोक न सका। मैंने कसकर जानवी को आलिंगन में ले लिया और वह रात मेरे जीवन की सबसे मनोरम रात बन गई। अब हम दोनों साथ बहुत आनंदित रहते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।